नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास शख्सियत पर बात करने वाले हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। उनकी जिंदगी, उनका सफर और खास तौर पर उनकी आत्मकथा अग्निपंख यानी विंग्स ऑफ फायर। जी हाँ। एक ऐसी किताब और ऐसी शख्सियत जिसने न जाने कितने लोगों को प्रेरणा दी है। बिल्कुल। अब देखिए, हमारे पास इस किताब का एक डिटेल्ड सारांश है। ये शायद किसी और फॉर्मेट हो सकता है, वीडियो वगैरह के लिए बनाओ, पर इसमें न कलाम साहब की कहानी के जरूरी मोड़ और उनके जो विचार हैं उनका सार तो है ही। हाँ, मतलब ये एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है गहराई में जाने के लिए। सही कहा। तो आज हम यही कोशिश करेंगे कि इस सारांश में जो बातें हैं, जो शायद पहली नज़र में उतनी साफ न दिखें, उन पर बात करें। जी। तो मकसद बिल्कुल साफ है। इस सारांश के जरिए कलाम साहब की वो असाधारण यात्रा, मतलब रामेश्वरम के एक छोटे से कस्बे से निकलकर भारत के मिसाइल मैन और फिर राष्ट्रपति बनने तक का सफर, उसे समझना है। ये सारांश उसे कैसे दिखाता है, ये देखना है। ये अपने आप में एक कहानी है ना? अरे बिल्कुल। और सवाल भी यही है कि आखिर कैसे कैसे रामेश्वरम की गलियों में वो अखबार बेचने वाला लड़का, कैसे वो विज्ञान और प्रेरणा की दुनिया में इतना बड़ा नाम बन गया। चलिए, इसी सारांश के पन्नों को टटोलते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। बिल्कुल, शुरू करते हैं। तो शुरुआत उनके बचपन से। सारांश में जिक्र है जन्म 1931, रामेश्वरम। परिवार, जैसा मैंने कहा, बहुत साधारण। पिताजी नाव चलाते थे, माँ गृहिणी थी। हाँ, मतलब आर्थिक मुश्किलें तो रही होंगी। जाहिर है। पर यह सारांश सिर्फ मुश्किलों पे नहीं रुकता। यह बताता है कि बचपन से ही उनमें एक गजब की लगन थी, मेहनत करने की और चीजों को जानने की एक तीव्र इच्छा, वो जिज्ञासा। हाँ, ये जिज्ञासा वाली बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी, जिस तरह सारांश से रखता है। ये बस किताबी कीड़ा होने जैसा नहीं था। अच्छा। हाँ, ऐसा लगता है सारांश कह रहा है कि उनकी ये जानने की इच्छा उनके आसपास की दुनिया से जुड़ी थी। वो समंदर किनारे रहते थे, पक्षियों को उड़ते देखते थे। हाँ हाँ, सही। तो वो प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन से आई हुई जिज्ञासा थी। और सारांश इशारा करता है कि शायद यही बाद में उनके वैज्ञानिक नजरिए की नींव बनी। मतलब सिर्फ देखना नहीं, उसके पीछे का विज्ञान समझना। उनकी शुरुआती हालात भले मुश्किल थे, पर उनकी सोच पे कोई पाबंदी नहीं थी। बिल्कुल। और यही सोच उन्हें आगे ले गई शिक्षा की तरफ। सारांश बताता है, पहले उन्होंने फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया। जी। फिर उनका सपना उन्हें ले गया मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MIT, जहां से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। अब सोचिए, उस जमाने में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कितना बड़ा फैसला रहा होगा ये। हाँ, बहुत अलग रास्ता था ये उस समय के हिसाब से। और सारांश कहता है कि यही उनका वो बड़ा सपना जो था, भारत को तकनीक में मजबूत बनाने का, वो आकार लेने लगा। और यहीं से वो मशहूर बात भी जुड़ी है ना। हाँ, वही जिसका जिक्र सारांश में खास तौर पर है। ड्रीम इज नॉट व्हाट यू सी व्हेन यू स्लीप, ड्रीम इज समथिंग दैट डज नॉट लेट यू स्लीप। सपना वो नहीं जो सोते हुए देखें, सपना वो है जो सोने न दे। अरे वाह, कमाल की बात है। लेकिन सारांश ये भी साफ करता है कि MIT का सफर कोई आसान नहीं था। फीस का इंतजाम, पढ़ाई की अपनी चुनौतियां, कई मुश्किलें थी। पर यहीं पर उनकी वो दृढ़ता, वो टिके रहने की क्षमता जिसका जिक्र स्रोत में है, वो काम आई। वो बस लगे रहे। ये कथन, जैसा आपने कहा, उनके पूरे जीवन का सार लगता है। और सारांश से सिर्फ एक मोटिवेशनल कोट की तरह नहीं दिखाता। अच्छा। हाँ, ऐसा लगता है ये उनकी काम करने की शैली का हिस्सा था। वो जो MIT की चुनौतियां थीं, सारांश उन्हें सिर्फ रुकावटें नहीं, बल्कि एक तरह की ट्रेनिंग की तरह पेश करता है। ट्रेनिंग किस तरह की? जैसे दबाव में काम करना सीखना, कम संसाधनों में हल निकालना, और सबसे जरूरी, अपने लक्ष्य पर नजर टिकाए रखना। हाँ, ये तो जरूरी गुण है। बिल्कुल। और सारांश ये बताता है कि ये दृढ़ता कोई अचानक नहीं आई, ये उन्हीं शुरुआती संघर्षों से बनी थी। उनकी वो शुरुआती सोच जो MIT में और मजबूत हुई, वो बस एक ख्याल नहीं थी, वो एक ठोस प्लान में बदल रही थी। और इसी प्लान को हकीकत बनाने वो निकले, वैज्ञानिक दुनिया में कदम रखा। सारांश के मुताबिक करियर शुरू हुआ DRDO से, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जी, भारत की प्रमुख डिफेंस R&D संस्था। हाँ, लेकिन फिर जो असली उड़ान मिली वो तब जब वो आइसरो से जुड़े, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन से। आइसरो वाला दौर तो बहुत ही महत्वपूर्ण था उनके जीवन में, जैसा सारांश बताता है। बिल्कुल निर्णायक मोड़। यहाँ उन्हें भारत के पहले स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3, उसका प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाया गया। सोचिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी। बहुत बड़ी। और आखिरकार 1980 में इसी SLV-3 ने रोहिणी सैटेलाइट को सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया। उस वक्त ये भारत के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि रही होगी।
हाँ, बहुत गर्व का क्षण रहा होगा पूरे देश के लिए। पर ये सारांश ना सिर्फ सफलता का जश्न नहीं मनाता, वो ये भी बताता है कि इस कामयाबी से पहले कई बार नाकामी भी मिली टीम को। ये भी अहम है। और यहीं कलाम साहब का वो नजरिया सामने आता है जिसे सारांश खास तौर पे रेखांकित करता है, असफलताओं से सीखना। वो मानते थे, जैसा स्रोत में लिखा है, फेलियर इज द स्टेपिंग स्टोन ऑफ सक्सेस। असफलता सफलता की पहली सीढ़ी है। बिल्कुल सही काम। SLV3 की सफलता सिर्फ एक तकनीकी जीत नहीं थी, वो भारत के आत्मविश्वास की जीत थी। हाँ, सही। सोचिए, वो दौर था जब स्पेस टेक्नोलॉजी कोई आसानी से देता नहीं था। विकसित देश बहुत हिचकिचाते थे। ऐसे में खुद का लॉन्च व्हीकल बना लेना, ये आत्मनिर्भरता की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। और सारांश जिस तरह असफलताओं से सीखने पर जोर देता है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। शायद स्रोत में उस पहली बड़ी असफलता का जिक्र हो, जब लॉन्च या तो हुआ नहीं या तुरंत बाद फेल हो गया। उस समय टीम पर कितना दबाव रहा होगा। हाँ, सोचा जा सकता है। और यहीं पर कलाम साहब की लीडरशिप, जैसा सारांश इशारा करता है, सामने आई होगी। उन्होंने न सिर्फ टीम को संभाला होगा, उनका मनोबल बढ़ाया होगा, बल्कि उस असफलता के कारणों का बारीकी से विश्लेषण किया होगा। ये जो मानसिकता है ना कि हर असफलता एक डेटा है, एक सीखने का मौका है, ये स्पेस और डिफेंस जैसे हाई रिस्क रिसर्च के लिए तो ऑक्सीजन की तरह है। आप हर गलती से डरकर बैठ नहीं सकते। सही बात है। और जैसा आपने कहा, ये राष्ट्र निर्माण से सीधा जुड़ा है। हर सफल लॉन्च सिर्फ एक सैटेलाइट ऊपर नहीं भेजता, वो देश की तकनीकी क्षमता और दुनिया में उसकी इज्जत दोनों को ऊपर उठाता है। इसरो की इस सफलता के बाद कलाम साहब का सफर उन्हें वापस रक्षा क्षेत्र में ले गया और यहाँ एक और बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोग्राम उनकी देखरेख में शुरू हुआ, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी IGMDP। हाँ, IGMDP, ये तो भारत की रक्षा रणनीति में एक मील का पत्थर माना जाता है, जैसा सारांश बताता है। बिल्कुल, लक्ष्य था मिसाइल टेक्नोलॉजी में भारत को पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाना। एक बहुत बड़ा लक्ष्य। हाँ। और इसी प्रोग्राम के तहत उनके नेतृत्व में भारत ने अग्नि और पृथ्वी जैसी बहुत महत्वपूर्ण मिसाइलें विकसित की। ये वो मिसाइलें थीं जिन्होंने भारत की रक्षा क्षमता को, उसकी प्रतिरोधक क्षमता को एक नई पहचान दी। जी हाँ, स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स। और सारांश बताता है कि इसी दौर में उनके काम और समर्पण की वजह से उन्हें वो खिताब मिला जो आज उनकी पहचान है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। हाँ, ये नाम तो उनके साथ जुड़ ही गया। लेकिन स्रोत सिर्फ मिसाइलों की कहानी नहीं कहता, वो ये भी बताता है कि कलाम साहब ने ये काम कैसे किया। उनका फोकस सिर्फ टेक्नोलॉजी पर नहीं था। अच्छा, और किस पर था? टीम बनाने पर, टीम को जोड़े रखने पर। सारांश में टीम वर्क पर और खासकर युवाओं को प्रेरित करने पर उनके जोर का खास जिक्र है। ये बहुत जरूरी होता है ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स में। हाँ, और यहाँ उनका एक और कथन याद आता है जो स्रोत में दिया है, ग्रेट ड्रीम्स ऑफ ग्रेट ड्रीमर्स आर ऑलवेज ट्रांसेंडेड। महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा हकीकत की सीमाओं को लांघ जाते हैं। शायद IGMDP जैसे बड़े लक्ष्य के लिए ये सोच जरूरी भी थी। IGMDP का रणनीतिक महत्व तो बहुत ही ज्यादा था। सोचिए, उस समय भारत पर कई तरह के टेक्नोलॉजी बैन थे, प्रतिबंध थे। हाँ, वो दौर मुश्किल था। परमाणु परीक्षणों के बाद तो और कड़े हो गए थे। ऐसे में बिना बाहरी मदद के अपनी तकनीक से गाइडेड मिसाइलें बनाना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो सारांश जिस लीडरशिप स्टाइल की बात कर रहा है, टीम वर्क और प्रेरणा, वो ऐसी मुश्किल परिस्थितियों में शायद सबसे कारगर तरीका रहा होगा। अलग अलग लैब्स, अलग अलग वैज्ञानिक विषय, सैकड़ों हजारों इंजीनियरों को एक लक्ष्य के लिए साधना, ये आसान काम नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ ये सवाल मन में आता है कि सारांश उनकी लीडरशिप के किन खास पहलुओं को दिखाता है। क्या वो बताता है कि वो कैसे अलग अलग टीमों में तालमेल बिठाते थे, या वो कैसे नौकरशाही की रुकावटों को पार करते थे? ये जानना दिलचस्प होगा। हाँ, ये पहलू जरूर अहम होंगे, क्योंकि ये सिर्फ तकनीकी प्रोजेक्ट नहीं थे, ये मैनेजमेंट और लीडरशिप के भी बहुत बड़े इम्तिहान थे। और उनका वो कहना कि महान सपने हमेशा पार होते हैं, ये सिर्फ आशावाद नहीं था, बल्कि शायद अपनी टीम को ये विश्वास दिलाने का तरीका था कि लक्ष्य कितना भी मुश्किल लगे, हम उसे हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल। और ये प्रेरणा देना, खासकर युवाओं को, ये तो उनकी पहचान का एक अटूट हिस्सा बन गया। राष्ट्रपति बनने के बाद भी ये चलता रहा। जी हाँ, वो हमेशा युवाओं से जुड़ना चाहते थे। सारांश इस बात को काफी उभारता है कि कलाम साहब को भारत के युवाओं पर कितना अटूट विश्वास था। वो मानते थे कि भारत की असली ताकत
उसके करोड़ों युवा दिमागों में है। वो जहां भी जाते थे, स्कूलों में, कॉलेजों में, युवाओं से सीधे बात करते थे, उन्हें सवाल पूछने के लिए उकसाते थे, बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे। हाँ, उनका वो अंदाज बहुत खास था। उनका वो कथन जिसे सारांश फिर से याद दिलाता है, यू हैव टू ड्रीम बिफोर योर ड्रीम्स कैन कम ट्रू। सपने सच हों इससे पहले सपने देखने तो पड़ेंगे। ये उनकी पूरी सोच का जैसे केंद्र था। लगता था जैसे वो हर युवा में एक छुपा हुआ वैज्ञानिक या इंजीनियर या लीडर देखते थे। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। हाँ, ये बहुत ही मार्के की बात है। अगर हम सारांश की सारी बातों को जोड़कर देखें तो कलाम की कहानी सिर्फ एक वैज्ञानिक की या एक राष्ट्रपति की कहानी नहीं रह जाती। तो क्या बन जाती है? ये एक शिक्षक की, एक मार्गदर्शक की कहानी बन जाती है। उन्होंने जो भी हासिल किया, SLV3 हो या IGMDP, ये सब देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। लेकिन शायद उनकी सबसे बड़ी विरासत, जैसा ये सारांश इशारा कर रहा है, वो प्रेरणा है जो उन्होंने करोड़ों लोगों में जगाई। ये एक अच्छा नजरिया है। वो सिर्फ मिसाइलें नहीं बना रहे थे, वो देश का आत्मविश्वास बना रहे थे। वो सिर्फ सैटेलाइट लॉन्च नहीं कर रहे थे, वो उम्मीदें लॉन्च कर रहे थे। उनका जीवन खुद इस बात का सबूत बन गया कि आपकी शुरुआत चाहे कितनी भी साधारण क्यों ना हो, अगर सपने देखने की हिम्मत है और उन सपनों के लिए जी जान लगाकर मेहनत करने का जज्बा है, तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। यह सारांश इसी मूल भावना को पकड़ता है, ऐसा मुझे लगता है। तो कुल मिलाकर इस सारांश के जरिए हमने देखा कि कैसे रामेश्वरम का एक जिज्ञासु बच्चा अपनी मेहनत, अपनी लगन और कभी हार न मानने वाले जज्बे से भारत के सबसे सम्मानित वैज्ञानिकों और प्रेरणा स्रोतों में से एक बना। जी। इसरो में देश को आत्मनिर्भर आने से लेकर रक्षा क्षेत्र में IGMDP के जरिए भारत को ताकत देने तक उनका योगदान वाकई अभूतपूर्व रहा। इसमें कोई शक नहीं। और जैसा कि सारांश के आखिर में कहा गया है, अग्निपंख सिर्फ एक ऑटोबायोग्राफी नहीं है। ये हर भारतीय के लिए, खासकर युवाओं के लिए एक आह्वान है। सपने देखो, मेहनत करो और देश के लिए कुछ कर गुजरो। स्रोत का अंतिम संदेश जो कलाम साहब के जीवन का निचोड़ है, ड्रीम, डेयर, डू। सपने देखो, हिम्मत करो और कर दिखाओ। ये 3 शब्द उनकी पूरी यात्रा का सार हैं। ये ड्रीम, डेयर, डू वाकई एक बहुत शक्तिशाली मंत्र है। और यहीं पर एक विचार मेरे मन में आ रहा है जो इस सारांश पर ही आधारित है, पर शायद खुलकर कहा नहीं गया। अच्छा, क्या विचार? देखिए, स्रोत कलाम के इस संदेश पर तो जोर देता है, ड्रीम, डेयर, डू, लेकिन आज का भारत और आज की दुनिया वो 1980s या 90s से बहुत अलग है ना। हाँ बिल्कुल, टेक्नोलॉजी, चुनौतियां, सब कुछ बदल गया है। तो ऐसे में जिन युवाओं को कलाम साहब प्रेरित करना चाहते थे, उनके लिए आज के समय में हिम्मत करने, डेयर और करने, डू का मतलब क्या हो सकता है? किन नए क्षेत्रों में उन्हें वो जज्बा दिखाने की जरूरत है जिसकी बात कलाम करते थे, ताकि वो न सिर्फ अपने सपने पूरे कर सके बल्कि उनके आदर्शों के मुताबिक राष्ट्र निर्माण में भी योगदान दे सके? ये सवाल शायद आज ज्यादा प्रासंगिक हो गया है।